हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, विच इज़ द फोर्थ कंट्री दैट इज़ पार्ट ऑफ द क्वाड मल्टीलेटरल ग्रुपिंग। ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के अलावा चौथा देश कौन सा है जो क्वाड बहुपक्षीय समूह का हिस्सा है? ऑप्शंस जान लेते हैं। जापान, फ्रांस, जर्मनी या फिर साउथ कोरिया। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से ये हमारा चैनल है। Who has taken charge as the chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC)? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, संजय अग्रवाल। आपको जानना चाहिए, आईआरएस ऑफिसर संजय कुमार अग्रवाल ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) के चेयरमैन बनाए गए हैं और ये विवेक जोहरी को सक्सीड कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए, जो ये CBIC है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी, कस्टम्स, एक्साइज, इनकी पॉलिसी मेकिंग का कार्य करता है और इसके एक चेयरमैन होते हैं। साथ ही बोर्ड में 6 मेंबर्स भी इंक्लूड रहते हैं। CBIC के चेयरपर्सन सीनियर मोस्ट IRS ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। BN बनर्जी ये फर्स्ट चेयरमैन थे CBIC के। 1964 से 1967 तक इनका कार्यकाल रहा। Who will head the 3-member committee set up by the Supreme Court to probe violence in Manipur? मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति का नेतृत्व कौन करेंगी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, जस्टिस गीता मित्तल। आपको जानना चाहिए, कन्फ्लिक्ट हिट मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया है और इन्होंने 3-member ऑल वीमेन कमिटी ऑफ फॉर्मर हाई कोर्ट जजेस को प्रपोज किया है, अपॉइंट किया है। यानी कि जो भी फॉर्मर हाई कोर्ट जजेस हैं, 3 महिलाएं हैं जो पहले हाई कोर्ट की जजेस रह चुकी हैं, तो उनकी ये कमेटी रहने वाली है और मणिपुर में जो भी वायलेंस हुआ उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में भी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगी, ताकि जो राज्य है वहाँ पर रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो सके। ये 3 रिटायर्ड जजेस के नाम देख लेते हैं। पहली हैं जस्टिस गीता मित्तल, ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की जज रह चुकी हैं। और फिर हैं जस्टिस शालिनी जोशी, ये बम्बई हाई कोर्ट में रह चुकी हैं। जस्टिस आशा मेनन ये दिल्ली हाई कोर्ट में रह चुकी हैं। इन तीनों की ये एक्सपर्टीज़ है कि सेक्सुअल असॉल्ट, विटनेस प्रोटेक्शन एंड लीगल एड में डील कर सकती है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय परसलगीकर इनको भी अपॉइंट किया है। ये CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस तरह से मणिपुर में जो सेक्सुअल वायलेंस के केसेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसको ये देखेंगे। व्हेन डज द मेरी माटी मेरा देश कैंपेन कमेंस एंड कंक्लूड? मेरी माटी मेरा देश अभियान कब प्रारंभ और समाप्त होगा? सही आंसर ऑप्शन सी है, अगस्त 9 to अगस्त 30, 2023। आपको जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात का जो
103rd एडिशन है। इसमें एक यूनिक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है मेरी माटी मेरा देश। आपको बता दें ये 21 दिन चलने वाला एक कैंपेन है और इसका मकसद रहेगा जिन्होंने भी देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है उन सभी को ट्रिब्यूट पे करना। 21 डे का कैंपेन रहने वाला है। ये 9 अगस्त से शुरू हो चुका है और 30 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस कैंपेन में अलग अलग प्रोग्राम्स भी किए जा रहे हैं, जैसे कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ शीला पलकम्स यानी कि मेमोरियल प्लेक भी लगाए जाएंगे, खासकर कि हर एक विलेज पंचायत द्वारा। हु पार्टनर विद प्रार्थना थोम्ब्रे टू विन विमेंस टेनिस हार्डकोर्ट इवेंट इन बार्सिलोना स्पेन। बार्सिलोना स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट प्रतियोगिता जीतने वाली प्रार्थना थोम्बरे की जोड़ीदार कौन रही? सही आंसर ऑप्शन डी है, एनास्टेसिया थिखोनोवा। आपको जानना चाहिए कि प्रार्थना थोम्बरे इन्होंने विमेंस टेनिस हार्डकोर्ट इवेंट जो कि बार्सिलोना स्पेन में हुआ, यहाँ पर डबल्स टाइटल जीत लिया है रशियन प्लेयर एनास्टेसिया के साथ मिलकर। इन्होंने फ्रांस की जोड़ी एस्टेले कैसिनो एंड लातविया की डियाना मार्सिनकेविका को हराया है फाइनल में। और देख लेते हैं टेनिस इवेंट ITF मेंस इवेंट। यहाँ पर सिद्धांत बांतिया और साई कार्तिक रेड्डी ने अपना टाइटल जीता है। ये प्रतियोगिता अस्ताना कजाकिस्तान में हुई है। साथ ही ITF विमेंस इवेंट में जो कि ब्रिटेन में हुआ, यहाँ पर ऋतुजा भोसले और डेस्टिनी आइवा जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, इनकी जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी तालिया गिब्सन और पेट्रा हुइल को हराया है डबल्स फाइनल में। विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर वॉन द सिल्वर मेडल इन द मैन सिंगल्स फाइनल्स एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023? किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल फाइनल में रजत पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है, HS प्रणोय। आपको जानना चाहिए, बात हो रही है बैडमिंटन की, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में भी होता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन हम जानते हैं टेनिस में भी ग्रैंड स्लैम टाइटल होता है। तो बात यहाँ पर बैडमिंटन की हो रही है। भारतीय खिलाड़ी HS प्रणोय इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है क्योंकि ये फाइनल में चाइना के वांग होंगयांग से हार गए हैं। अदर विनर्स देख लेते हैं। विमेन सिंगल्स टाइटल यूनाइटेड स्टेट्स की बेविन जांग ने जीता है। मेंस डबल्स टाइटल साउथ कोरिया की जोड़ी कांग मिन ह्यूक और सी स्यूंग सही ने जीता। विमेंस डबल्स साउथ कोरिया की ही जोड़ी किम सोजिन और ही योंग ने जीता है। मिक्स डबल्स चाइना की जोड़ी फेंग यांग से और हुआंग डोंगपिंग ने जीता। Who has become the joint second fastest batsman to complete 100 sixes in T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे तेज 100 छक्के पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, सूर्य कुमार यादव। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड के नंबर 1 T20 बैट्समैन सूर्य कुमार यादव। इन्होंने हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो 30-20 मैच खेला गया, इसमें एक कीर्तिमान हासिल किया है। इन्होंने अपने T20 में 100 सिक्सेस कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ ये अब सेकंड क्विकेस्ट बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 100 सिक्सेस मारे हैं T20 में। इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल करने के लिए 49 इनिंग्स ली है और पहले नंबर पर एविन लुइस है, इन्होंने 42 इनिंग्स ली थी ये माइलस्टोन प्राप्त करने के लिए। आपको बता दें अब जो सूर्य कुमार यादव है ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद तीसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि इस कीर्तिमान को जिन्होंने हासिल किया है। और ओवरऑल अगर हम टेबल में देखें तो 13th पोजीशन पर हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर हम मोस्ट सिक्सेस की बात करें T20 क्रिकेट में, सबसे ज़्यादा रोहित शर्मा के हैं 182, फिर मार्टिन गप्टिल, एरॉन फिंच, क्रिस गेल, पॉल स्टर्लिंग, एवन मॉर्गन, फिर विराट कोहली आते हैं। और इसी के बाद आगे चलेंगे तो 13th पोजीशन पर सूर्य कुमार यादव आ चुके हैं। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम विल बी लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए इंडिया है। राइट साइड में आप डिटेल्स देख सकते हैं जो 15th ब्रिक्स समिट होने वाली है इसके बारे में। चलिए जानते हैं। तो देखिए भारत ने डिसाइड किया है कि ये ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम को इनिशिएट करेगा 2023 में, ताकि स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स और जो इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं अलग अलग देशों के, इनके बीच में कोलैबोरेशन किया जा सके और नॉलेज शेयरिंग की जा सके। आपको जानना चाहिए हाल ही में यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने 13th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग एंड 7th ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग को अटेंड किया है जो कि साउथ अफ्रीका द्वारा
अध्यक्षता जिसकी की गई या होस्ट जिसको किया गया। अगर हम 2023 ब्रिक्स समिट की बात करें तो ये 15th ब्रिक्स समिट रहने वाली है और जो भी इसमें मेंबर स्टेट्स हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनके जो हेड हैं गवर्नमेंट के, ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। रशिया के नहीं कर रहे हैं, हालांकि रशिया रिप्रेजेंटेटिव अपना भेजेगा। ये साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित की जाएगी 2023 ब्रिक्स समिट। एरिक्सन हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेटिंग अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। एरिक्सन ने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल, TSSC। आपको जानना चाहिए स्वीडिश टेलीकॉम कीयर मेकर एरिक्सन, इन्होंने टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल TSSC के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करेंगे। किस जगह? दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में, ताकि जो स्टूडेंट्स उनको 5G और जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में ट्रेन किया जा सके। साथ ही ये जॉब प्लेसमेंट भी प्रोवाइड कराएंगे जैसे स्टूडेंट्स की इस तरह की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। तो फर्स्ट ईयर में 300 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा। इंडिया एंड विच ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री साइंड एन MOU फॉर कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर। भारत और किस पूर्वी यूरोपीय देश ने कृषि में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है, मोल्डोवा। देखिए भारत और एक ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है मोल्डोवा, इन्होंने हाल ही में MOU साइन किया है जिसके तहत ये एग्रीकल्चर सेक्टर में सहयोग करेंगे। मोल्डोवा की बात करते हैं तो कैपिटल चिशिनाउ है और करेंसी है मोल्डोवन लीव। इन विच स्टेट्स असेंबली अ रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड रिसेंटली अगेंस्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी केरल है। आपको जानना चाहिए केरल असेंबली ने यूनानिमसली यानी कि सर्वसम्मति से एक रेजोल्यूशन पास किया है और इस रेजोल्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको लाना चाहती है, अप्लाई करना चाहती है, इम्प्लीमेंट करना चाहती है, उसके अगेंस्ट अपनी वॉइस रेस की गई है केरल असेंबली के द्वारा। इसका विरोध किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। फरवरी के महीने में हमने देखा था कि मिजोरम असेंबली ने भी कुछ इसी तरह का एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसके तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंटेशन को अपोज किया गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप सभी जानते हैं कि एक यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए सभी सिटीजन्स के लिए, चाहे उनका कोई भी रिलीजन हो। फिलहाल क्या है, चाहे मैरिज हो, डाइवोर्स हो, सक्सेशन हो, तो हर एक रिलीजन के अलग अलग लॉज हैं, उसी के हिसाब से काम आगे बढ़ते हैं। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो हमारा जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो आर्टिकल 44 है, ये बताता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब मोटा मोटा रूप से देखें, जैसे सक्सेशन की अगर हम बात करें तो जैसे एक संपत्ति है किसी व्यक्ति की, फिर आगे किस तरह से वो बटेगी उसके बच्चों में या फिर उसकी वाइफ के पास, तो अभी अलग अलग रूल से चलते हैं। हिंदू में अलग रूल है, क्रिश्चियन में अलग है, मुस्लिम में अलग है। तो UCC के बाद एक रूल हो जाएगा, ये हो गया आपका सक्सेशन वाला। ऐसे ही महिलाओं के अधिकार हैं, जो वुमेंस राइट है या फिर स्पाउस राइट है, तो उसके हिसाब से भी एक ही रूल बन जाएगा कि हिंदू में भी जो पत्नी का अधिकार है वो ऐसा रहेगा, क्रिश्चियन में भी पत्नी का अधिकार सेम रहेगा, और जो मुस्लिम्स हैं उनमें भी सेम अधिकार रहेगा, और भी जो रिलीजन्स हैं सब में। What was the percentage increase in capital raised by domestic companies in fiscal 2022-23 compared to fiscal 2021-22? वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में घरेलू कंपनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 4.6%। आपको जानना चाहिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये बात कही है कि जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं इन्होंने 9.8 लाख करोड़ रुपीस रेज किए हैं कैपिटल मार्केट से 2022-2023 फिजिकल ईयर के दौरान, जो कि अगर हम इसको कंपेयर करें फिजिकल ईयर 2022 से, उससे अगर हम कंपेयर करें तो 4.6% हायर हैं। और ये टोटल रिसोर्सेज मोबिलाइज किए गए हैं इन कंपनीज के द्वारा, इनमें सबसे ज़्यादा किए गए हैं इक्विटी एंड डेट सेगमेंट से 9.2 लाख करोड़। 2023 के दौरान 2022-23 के अंत तक 203 नए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रजिस्टर किए गए हैं, जिससे कि इनकी संख्या 1088 हो गई है। एज पर द
European Union's climate change service, what is the hottest ever recorded global sea surface temperature? यूरोपीय संघ की जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार अब तक दर्ज किया गया सबसे गर्म वैश्विक समुद्री सतह तापमान कितना है? सही आंसर ऑप्शन बी है 20.96 डिग्री सेल्सियस। आपको जानना चाहिए हाल ही में ओशियंस का जो टेम्परेचर है वो हॉटेस्ट एवर रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज में जो पैटर्न बार बार बदल रहा है उसके कारण जो ओशियंस हैं ये भी इस चीज़ से जो है अछूते नहीं हुए हैं। तो हॉटेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, तो इसका आप हल्के में मत लीजिएगा। अब देखिए जो एवरेज डेली ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर है इसने 2016 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हाल ही में यूरोपियन यूनियन की जो क्लाइमेट चेंज सर्विस है कोपरनिकस, इन्होंने बताया है कि हाल ही में जो ओशन सरफेस टेम्परेचर है 20.96 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ओशंस आप सभी जानते हैं वाइटल क्लाइमेट रेगुलेटर हैं और ये हीट को सोक करते हैं, और जो हमारे अर्थ में ऑक्सीजन है, हाफ ऑफ अर्थ ऑक्सीजन तो इन्हीं के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को ये ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि जो वातावरण की जो गर्माहट है ज़्यादातर जो ओशन है वो सोक कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर वाटर ही ज़्यादा वार्म रहेगा, गर्म रहेगा, तो उससे क्या होगा, उनकी एबिलिटी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने की वो कम हो जाती है। तो उससे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे इस एटमॉस्फेयर में ही रहेगी, जिससे कि प्लैनेट हमारा और वार्म होता चला जाता है। उससे क्या होगा, जो ग्लेशियर हैं वो जल्दी मेल्ट होंगे और जो सी लेवल है वो राइज होगा। और कहीं ना कहीं एल नीनो भी टेम्परेचर राइज के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है। एल नीनो अगर हम मोटे मोटे शब्दों में समझें तो जो साउथ अमेरिका का वेस्ट कोस्ट है, यानी कि जो पेरू कोस्ट है, यहाँ पर वार्म वाटर जब बढ़ जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है प्लेनेट का। According to the World Trade Statistical Review 2023, where does India rank among the leading exporters in the world merchandise trade for the year 2022? विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2023 के अनुसार वर्ष 2022 के लिए विश्व व्यापारिक व्यापार में भारत अग्रणी निर्यातकों में किस स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन सी है 18th। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू का 2023 एडिशन लॉन्च किया है। तो इसमें ग्लोबल ट्रेड के बारे में जो भी डेटा है, चाहे वो मर्चेंटाइज या कमर्शियल सर्विसेज से संबंधित है, वो पेश किया गया है। इसमें बताया गया है, यदि हम भारत की बात करें तो भारत 18th पोजीशन पर है अमंग द लीडिंग एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड, और 9th पोजीशन पर है मर्चेंडाइज इंपोर्टर्स के मामले में। चाइना, यूएस एंड जर्मनी ये टॉप 3 एक्सपोर्टर्स हैं वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड के 2022 में। यूएसए, चाइना एंड जर्मनी ये टॉप 3 इंपोर्टर्स हैं वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड 2022। और बता दें, अगर हम सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की बात करें तो भारत 7वें नंबर पर है। वेयर डिड अमेजॉन इंडिया अनवील इट्स फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर? अमेजॉन इंडिया ने अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर कहाँ लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए डल लेक। देखिए अमेजॉन इंडिया ने अनाउंस किया है कि हमने डल लेक श्रीनगर कश्मीर में अपना फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया गया है अमेजॉन का जो लास्ट माइल डिलीवरी प्रोग्राम है आई हैव स्पेस, इसके तहत। तो ये जो आई हैव स्पेस प्रोग्राम है ये 2015 में लॉन्च किया गया था अमेजोन के द्वारा। जो भी किराना स्टोर्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर ऐड किया गया है। निराक्षी इज़ अ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इंडिया फॉर, निराक्षी भारत द्वारा विकसित एक तकनीक है जो अंडर वाटर माइन डिटेक्शन से संबंधित है। तो सही आंसर इसमें ऑप्शन बी रहेगा। आपको जानना चाहिए भारत ने हाल ही में निराक्षी यानी कि ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है ये एक, इसको लॉन्च किया है ताकि माइंस को डिटेक्ट किया जा सके। निराक्षी का मतलब है आइस इन द वाटर। तो ये फर्स्ट ऑफ काइंड से जो हमारे देश में लॉन्च किया गया है, अभी ये ट्रायल किया जाएगा इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और आर्मी के द्वारा, उसके बाद ही इसको कमर्शियल लॉन्च इसका किया जाएगा। ये कोलकाता बेस्ड वारशिप मेकर गार्डनरी शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड AEPL द्वारा निर्मित है। It can be used for a variety of functions ranging from mine detection to mine disposal to underwater survey. How many gold medals did India win in the FISU World University Games 2023? FISU World University Games 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? सही आंसर ऑप्शन ए है 11 गोल्ड मेडल्स।
यहाँ पर आप टेबल देख सकते हैं, भारत की रैंक देख सकते हैं। 7वें नंबर पर भारत है, पहले नंबर पर जापान है। हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का समापन हुआ है। इसमें भारत 7वें स्थान पर रहा है। भारत की अगर हम मेडल टैली की बात करें तो 26 मेडल्स भारत ने जीते, जिसमें कि 11 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 10 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का 31st एडिशन रहा है और चाइना के चेंगडू में ये संपन्न हुआ। 28 जुलाई से शुरुआत हुई थी, 8 अगस्त को समापन इसका हुआ है। आपको बता दें 1959 में पहली बार इन गेम्स का आयोजन हुआ था ट्यूरिन इटली में, तब से ही भारत इनका एक पार्ट है। अगर हम भारत की परफॉर्मेंस की बात करें तो भारत की ओर से ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर सबसे सक्सेसफुल इंडियन एथलीट रहे हैं। इन्होंने 4 मेडल्स जीते हैं। एक तो गोल्ड मेडल जीता मेंस 100 मीटर एयर राइफल में, और गोल्ड मेडल जीता 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस, और गोल्ड मेडल विनिंग टीम जो रही मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम, उसका भी ये हिस्सा रहे। साथ ही इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस टीम में। वहीं इंडियन आर्चर्स ने 7 मेडल्स जीते हैं, जिनमें 3 गोल्ड हैं। और एथलेटिक्स की बात करें तो इसमें भारत ने 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ज्योति ग्यारा जी ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता विमेंस 100 मीटर हर्डल्स में। चाइना ने इस FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल्स टैली को टॉप किया है। 178 मेडल्स इसने जीते हैं, जिसमें कि 103 गोल्ड मेडल हैं। जापान दूसरे नंबर पर है 21 गोल्ड मेडल्स के साथ। वहीं साउथ कोरिया तीसरे नंबर पर है 17 गोल्ड मेडल्स के साथ। नेक्स्ट एडिशन इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का 2025 में जर्मनी में होना प्रायोजित है या प्रस्तावित है। आपको जाना चाहिए जो 31st FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 हुए हैं, इनको होस्ट किया है चेंगदू चाइना ने। मोटो रहा चेंगदू मेक्स ड्रीम्स कम ट्रू। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखेंगे। द 2024 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप टू बी होस्टेड बाय वेस्ट इंडीज एंड USA। वेयर डज इंडिया रैंक अमंग स्पेसफेयरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड? 5th। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया? हुन मैनेट। आप में से कई ने आंसर गलत किया हुआ है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। 43 डे लॉन्ग एनुअल मशेल माता यात्रा कमेंस्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। Thus far, only 3 countries have successfully soft landed on moon. If the USA and Russia are the two, which is other? China. आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वेयर इज द नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सिचुएटेड? Who has been sworn in as the Chief Justice of the Orissa High Court? Combined index of 8 core industries increased by what percent in June 2023 as compared to June 2022? Who has become the third Indian American vying for the Republican nomination for the 2024 US presidential race after Nikki Haley and Vivek Ramaswamy? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर आप जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।